वेलकम डियर स्टूडेंट्स। 8वीं क्लास की बोर्ड की एग्जामिनेशन बहुत पास है, नजदीक है और आपकी तैयारी कैसी है आप लोग जानते हो। मैं तो बस आपकी तैयारी को थोड़ी सी मजबूती प्रदान करूंगा, आपको थोड़ा याद करवाने की कोशिश करूंगा। जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं हो रहे उनको सरल भाषा में समझाऊंगा और उनको याद करवाऊंगा। ध्यान से क्लास को देखेंगे बेटा, और क्लास को ध्यान से देखेंगे, इसके साथ साथ कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, है ना। कॉपी पेन लेकर के भी बैठ जाइए आप। मैं जैसे बोलूं वैसा आप लिखते जाएं, मेरे साथ बोलते जाएं, अपने आप याद हो जाएंगे। साइंस की टेंशन छोड़ते जाएं, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके मॉडल पेपर में है जो मैंने बनाया है, वो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। प्रश्न का नाम क्या है? मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण कैसे होता है? मनुष्य में लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण कैसे होता है मां के गर्भ में? तो देखो, ऐसे आप आंसर लिखेंगे। आंसर लिखेंगे ना, तो जब आपका एक लाइन तो आप प्रश्न की छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे आंसर में ये हेडिंग डालेंगे भाई, जिसका आंसर दे रहे हो ना आप, मनुष्य में लिंग निर्धारण, इस प्रकार से, ठीक है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है, इसके लिए एक आरेख बना करके आ जाना बच्चा। आरेख बना करके आ जाएंगे तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। आरेख कैसे? जैसे मान लो कि अपने क्या है, माता पिता है, ठीक है। तो माता और पिता, तो मैं पहले लिख देता हूं इधर माता, ठीक है, माता लिख दिया, और इधर लिख दिया बच्चा, माता लिख दिया, और माता को इस प्रकार से थोड़ा सा डिजाइन कर दिया। यहां पर मैंने लिख दिया बच्चा पिता, और पिता को भी थोड़ा सा हमने डिजाइन कर दिया है बच्चा, कुछ अलग कलर में डिजाइन कर दिया है। ये माता और ये पिता, ठीक है। अब देखिए, माता में जो, या मादा जिसको अपन कह सकते हैं, माता में क्या बनता है भैया? नर युग्मक बनेगा। क्या बनेगा? मादा युग्मक, ठीक है। माता में मादा युग्मक का निर्माण होता है, और नर या पिता में नर युग्मक का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? ये लिखेंगे जरूर कि मादा युग्मक और नर युग्मक। मादा युग्मक जो बनता है, मादा युग्मक, उसको क्या कहते हैं बच्चा? अंडाणु। माता में जो मादा युग्मक बनता है उसको तो कहते हैं अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु। क्या कहते हैं भाई? अंडाणु कहते हैं। और नर में नर युग्मक जो बनता है उसको क्या कहते हैं बच्चा? शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु। ये बात मैंने पहले आपको बता दी थी कि मादा युग्मक क्या कहलाता है? अंडाणु कहलाता है, और नर युग्मक क्या कहलाता है? शुक्राणु कहलाता है, ठीक है बच्चा। मादा युग्मक अंडाणु, नर युग्मक शुक्राणु बना दिया। अब थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लीजिए आप, है ना। क्या कहते हैं? नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। अब देखिए, बात ध्यान से देखेंगे कि जो मादा युग्मक बनते हैं, मादा में या माता में जितने भी मादा युग्मक बनते हैं, वो सारे युग्मक जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं बेटा? किस प्रकार के होते हैं? एक समान होते हैं। मादा युग्मक, सभी जो मादा युग्मक बनते हैं वो क्या है बच्चा? एक समान, ठीक है। उनमें एक समान गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक समान गुणसूत्र। जैसे मान लो एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। जितने भी अंडाणु बनते हैं उसमें कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। मादा में जो अंडाणु बनते हैं उनमें किस प्रकार का? एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। किस प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है बच्चा? एक्स गुणसूत्र। और ये मादा युग्मक जो होते हैं वो सभी मादा युग्मक किस प्रकार के होते हैं बच्चा? एक समान होते हैं। क्या होते हैं? एक समान होते हैं। जबकि नर युग्मक या शुक्राणु जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। नर युग्मक या शुक्राणु कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? दो प्रकार के होते हैं। ऐसे शुक्राणु जिनमें क्या है बच्चा? एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, जिनमें एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, और जिनमें वाई गुणसूत्र पाया जाता है। एक तो एक्स गुणसूत्र पाया जाता है जिनमें, और दूसरा कौन सा? जिनमें
वाई गुणसूत्र पाया जाता है। एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु और वाई गुणसूत्र युक्त शुक्राणु, मतलब शुक्राणु दो प्रकार के बनते हैं नर में। एक तो एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु, एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु जो होते हैं, ठीक है, एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु होते हैं एक तो, और दूसरा नर जिसको कहते हैं वाई गुणसूत्र युक्त शुक्राणु। दूसरा कौन सा है जिसमें वाई गुणसूत्र पाया जाता है। और वाई गुणसूत्र युक्त शुक्राणु की क्या खास बात होती है बच्चा, वाई गुणसूत्र युक्त शुक्राणु ही मुख्यतः क्या निर्धारित करता है, लिंग निर्धारित करता है, लड़का होगा या लड़की। ये वाई गुणसूत्र युक्त जो शुक्राणु है इसके दाढ़ी मूछें आ रही हैं भैया, ये दाढ़ी मूछों वाला है, ठीक है। तो ये अब देखिए, अब अंडाणु से नर एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अगर संयोग करता है, एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अगर अंडाणु के साथ संयोग करता है तो किसका निर्माण होता है, पुत्री का निर्माण होता है, ठीक है। और अगर वाई गुणसूत्र युक्त शुक्राणु किसे निषेचन करता है, अंडाणु को निषेचन करता है, तो क्या बनता है बच्चा, पुत्र। मतलब जब एक्स एक्स आपस में संयोग करते हैं, नर का एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र मादा के अंडाणु को निषेचित करता है। क्या ध्यान में रखेंगे कि यदि नर का एक्स गुणसूत्र एक्स शुक्राणु है ना, एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु मादा के अंडाणु को निषेचित करता है तो पुत्र का एक्स गुणसूत्र पुत्री का निर्माण होगा, पुत्री उत्पन्न होगी। और अगर वाई गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्र का निर्माण होगा, क्योंकि इसमें गुणसूत्र या जीनी संरचना क्या होगी, एक्स वाई। समझ गए बात को। इस प्रकार मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, कायांतरण किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न और बोर्ड की एग्जामिनेशन में 100% पूछा जाएगा कायांतरण। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है बच्चा, कायांतरण किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से इसको, कायांतरण किसे कहते हैं, ये प्रश्न हो गया। कायांतरण से आप क्या समझते हैं, तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिख दिया मैंने, मेरे साथ बोलते जाएंगे। कायांतरण किसे कहते हैं, कायांतरण, ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिनके द्वारा, ठीक है, या लार्वा के शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके कारण वह वयस्क अवस्था में बदल जाता है। तो लार्वा से वयस्क अवस्था में बदलने के दौरान जितने भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। क्या लिखेंगे, कायांतरण में परिभाषा क्या लिखेंगे, जैसे मेंढक का लार्वा है, मच्छर का लार्वा है, मधुमक्खी का लार्वा है, तो लार्वा से वयस्क लार्वा से वयस्क बनने के दौरान जितने भी परिवर्तन होते हैं लिख लिया। क्या लिखेंगे, लार्वा से वयस्क बनने के दौरान जितने भी परिवर्तन होते हैं उन्हें कायांतरण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चा, कायांतरण कहते हैं। लार्वा से वयस्क बनने के दौरान जितने भी परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। या तो ये लिख लो, एक और सिंपल परिभाषा बता देते हैं, लार्वा से वयस्क बनने की क्रिया क्या कहलाती है, कायांतरण कहलाती है। ये भी लिख दोगे तो भी पूरे नंबर आ जाएंगे। क्या लिखेंगे, लार्वा से वयस्क बनने की प्रक्रिया, लार्वा से वयस्क बनने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कायांतरण कहलाती है। इतना सा शब्द लार्वा और वयस्क, दो शब्द याद रखने हैं। लार्वा से वयस्क बनने की क्रिया, बोलिए, लार्वा से वयस्क बनने की क्रिया कायांतरण कहलाती है। लार्वा से वयस्क बनने की क्रिया कायांतरण कहलाती है। लार्वा से वयस्क बनने की क्रिया कायांतरण कहलाती है। एक नंबर आपके आ गए हैं भैया। अब तीन परिभाषा में से कोई भी पूछ लेंगे भाई, रजोधर्म किसे कहते हैं, ऋतुस्राव किसे कहते हैं,
ठीक है, रजोधर्म या ऋतुस्राव, रजोदर्शन किसे कहते हैं और रजोनिवर्ती किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आंसर कैसे लिखेंगे, आप आंसर लगा देंगे, पहले ये लिख लेंगे रजोधर्म या ऋतुस्राव, तो क्या लिखेंगे, देखो इससे लिखते हैं, इस कलर से, महिलाओं में, भाई रजोधर्म या ऋतुस्राव किसे कहते हैं, महिलाओं में यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता, ये लाइन लिखना जरूरी है। महिलाओं में यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता, निषेचन नहीं होता, ये लाइन तो लिखेंगे। आप लोगों से ये भी पूछ लेते हैं कि अगर निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, तो उसका भी ये आंसर है। यदि महिलाओं में यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो ये तीन चीजें निकलेंगे, क्या, एक तो अंडाणु, ठीक है, दूसरी चीज लिखेंगे तो अंडाणु, नंबर 2 दूसरी चीज लिखेंगे क्या, रक्त वाहिकाएं, एवं तीसरी बात लिखेंगे गर्भाशय का स्तर या गर्भाशय की दीवारें टूटकर योनि मार्ग से बाहर निकलते हैं, योनि मार्ग से निष्कर्षित होते हैं। योनि मार्ग से क्या होता है भाई, बाहर निकलते हैं, लिख लो आप, निष्कर्षित मत लिखो, है ना, क्या लिखते हैं भाई, टूटकर योनि मार्ग से बाहर निकलते हैं। ठीक है, महिलाओं में यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो अंडाणु, रक्त वाहिकाएं, गर्भाशय की दीवारें आदि टूटकर, गर्भाशय की दीवारें आदि टूटकर योनि मार्ग से बाहर निकलते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं भाई, ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। ये ध्यान में रखना। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, बोलो, महिलाओं में यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता, महिलाओं में यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता, महिलाओं में यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो अंडाणु, रक्त वाहिकाएं तथा गर्भाशय की दीवारें आदि टूटकर योनि मार्ग से बाहर निकलते हैं। इस क्रिया को ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। अब देखिए, रजोदर्शन किसे कहते हैं, ये भी बढ़िया प्रश्न आ जाए। ये रजोधर्म है, सिर्फ यहां रजोधर्म लिख रखा है, इसको ऋतुस्राव भी कहते हैं। दूसरा क्या है, रजोदर्शन। दूसरा क्या है बच्चा, रजोदर्शन है यहां पर, यहां रजोनिवर्ती है। ठीक है, तो पहली बार जो ऋतुस्राव होता है, पहली बार जो रजोधर्म होता है, पहली बार होने वाले ऋतुस्राव को क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। ऋतुस्राव को क्या कहते हैं बच्चा, रजोदर्शन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एक ही लाइन का आंसर है। पहली बार होने वाले ऋतुस्राव को क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। लड़कियों में जब पहली बार ऋतुस्राव होता है 11-12 वर्ष की उम्र में, 11-12 साल की उम्र में, तो उसको हम क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। ठीक है, पहली बार होने वाले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं। पहली बार होने वाले ऋतुस्राव को क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। अब रजोनिवर्ती, इसमें क्या लिख देंगे, रजोनिवर्ती में सिंपल सा एक लाइन का प्रश्न है कि अंतिम बार होने वाले ऋतुस्राव को क्या कहते हैं बच्चा, रजोनिवर्ती कहते हैं। रजोनिवर्ती कहते हैं। ठीक है, रजोनिवर्ती कहते हैं। दोनों बात ध्यान में रखेंगे बच्चा। पहली बार होने वाले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं, अंतिम बार होने वाले ऋतुस्राव को रजोनिवर्ती कहते हैं। रजोदर्शन की उम्र कौन सी होती है, 11-12 वर्ष में, पहले 11वें और 12वें वर्ष में, 11वें वर्ष या फिर 12वें वर्ष,
इसके दौरान क्या होता है भाई, पहला ऋतुस्राव होता है जिसको रजोदर्शन कहते हैं। और अंतिम बार जो होता है ना महिलाओं में 45 से 50 वर्ष के बीच में कभी भी अंतिम बार ऋतुस्राव होगा। उस अंतिम बार जो ऋतुस्राव होता है उसको हम क्या कहते हैं, रजोनिवर्ती कहते हैं। 45 से 50 वर्ष की आयु में महिलाओं में रजोनिवर्ती होती है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखो भाई, निम्नलिखित ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स के नाम व कार्य लिखिए। देखो एड्रिनल ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि का से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, बहुत बढ़िया प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। एड्रिनल ग्रंथि जो है उससे एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है बच्चा, एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित होता है, यह ध्यान में रखेंगे। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रीनेलिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि जो होती है उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा बच्चा, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से बच्चा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ग्रोथ हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है बच्चा उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो आप बताएंगे अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, वृषण से नर हार्मोन स्रावित होता है। और नर हार्मोन का क्या नाम है बच्चा, टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। ध्यान से देखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, वृषण से नर हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। अंडाशय से मादा हार्मोन, अंडाशय से कौन सा हार्मोन, मादा हार्मोन स्रावित होता है। क्या नाम है, एस्ट्रोजन, 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 एस्ट्रोजन। ठीक है, मादा हार्मोन या एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। किससे स्रावित होता है, अंडाशय से। एड्रिनेलिन हार्मोन क्या करता है, क्रोध चिंत्या। पहला काम है एड्रिनेलिन हार्मोन का, ध्यान से देखेंगे। एड्रिनेलिन हार्मोन क्या करता है, एड्रिनेलिन हार्मोन, देखो आपको पता तो है ही एड्रिनेलिन हार्मोन के बारे में कि इसको करो या मरो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, करो या मरो हार्मोन। एड्रिनेलिन हार्मोन डू एंड डाई, करो या मरो हार्मोन कहलाता है। कौन सा, एड्रिनेलिन हार्मोन। क्यों कहते हैं, एक और नाम है इसको, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। एक और नाम है इसका 3F हार्मोन। क्या है, 3F हार्मोन। काम क्या करता है, काम ये करता है, कार्य, एड्रिनेलिन हार्मोन के कार्य लिखिए, तो कार्य लिखेंगे बच्चा, क्या लिख देंगे भाई, ध्यान से देखेंगे। एड्रिनेलिन हार्मोन के कार्य यह है क्रोध, चिंत्या, क्रोध है, चिंत्या है, क्रोध, चिंत्या आदि तनाव की स्थितियों में, तनाव की स्थितियों में शरीर का नियमन करता है। शरीर का क्या करता है, नियमन करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, क्रोध आ रहा है, एकदम से तनाव आ गया, सामने कोई चिंता आ गई, ठीक है, कोई समस्या आ गई, ठीक है, उसका मुकाबला करने के लिए शरीर को तैयार करता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन, एड्रिनेलिन हार्मोन। ठीक है, विपरीत परिस्थितियां जब भी आपके सामने आ जाए, आप जा रहे हो रास्ते में, अचानक से कोई सांप आ गया, तो आप क्या करेंगे, उसको या तो मारने की कोशिश करेंगे या फिर भागने की कोशिश करेंगे, है ना। तो विपरीत परिस्थितियों में अचानक आपके सामने कोई परिस्थिति आ जाए, उसका मुकाबला कैसे करें, उन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी है वह कौन सा है, एड्रिनेलिन हार्मोन है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, करो या मरो हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखिए नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि से हार्मोन कौन सा स्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन, ये ध्यान में रखना। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, आयोडीन की, आयोडीन की, आयोडीन की आवश्यकता होती है। देखिए कौन से हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है, तो कार्य भी देख लो भैया, कार्य याद रखना जरूरी है। थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, यह है शरीर में, यह है शरीर में उपापचय का नियंत्रण करता है, उपापचय का नियंत्रण करता है, उपापचय का नियंत्रण करता है। उपापचय, उपापचय का नियंत्रण करने वाला कौन सा हार्मोन है,
थायरोक्सिन हार्मोन। एक एक आप ये ध्यान में रखें, उपापचय का नियंत्रण थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। क्रोध, चिंता आदि तनाव की स्थितियों का मुकाबला करने के लिए कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है भाई? थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग। कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग या गलगंड रोग, ठीक है। आयोडीन की कमी से गलगंड रोग, या फिर इसको क्या कहते हैं बच्चा? गोइटर रोग। क्या कहते हैं? गोइटर रोग। कोई सा भी नाम लिख देना। यह शरीर में उपापचय का नियंत्रण करता है। दूसरा घेंगा रोग, गलगंड रोग या गोइटर रोग जो होता है वह थायराइड ग्रंथि से स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होता है। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन। देखिए ये खास बात है, पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित जो होता है ना, वह अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं बच्चा? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहलाती है? पीयूष ग्रंथि। ऐसे मत कह देना चार सेल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि नहीं, मास्टर ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? मास्टर ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। और एक और हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन। शरीर की लंबाई का नियंत्रण, ठीक है ना, शरीर की लंबाई का नियंत्रण। अगर ये वृद्धि हार्मोन अधिक स्रावित होता है तो लंबाई में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए ना तो वह बौनापन रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? बौनापन रोग हो जाता है, ठीक है। और अगर बाल्यावस्था में अधिक हो जाए ना इसका श्रावण तो महाकायता रोग हो जाता है। महाकायता आपके कोर्स में नहीं है बच्चा, पर ये ध्यान में रखेंगे, बौनापन रोग हो जाता है। कौन से हार्मोन की कमी से बौनापन रोग हो जाता है? वृद्धि हार्मोन की कमी से। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। काम क्या करता है? काम भी लिख देंगे भैया। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है इसका काम क्या है या कार्य क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, रक्त में ग्लूकोज की जगह लिख देता हूं शर्करा, यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इस हार्मोन की कमी से मधुमेह, मधुमेह या शुगर या डायबिटीज, डायबिटीज, मधुमेह, शुगर या डायबिटीज रोग कौन से हार्मोन की कमी से हो जाता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो जाता है। लिखते जाएं, चैनल को लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं और जिसको कहते हैं आप इनको याद करते जाएं, बोलते जाएं मेरे साथ। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। काम क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता, नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कमी से मधुमेह, शुगर या डायबिटीज रोग हो जाता है। वर्षण, वर्षण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? नर हार्मोन। नर हार्मोन किससे स्रावित होता है? वर्षण से स्रावित होता है। नर हार्मोन किसे कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन को नर हार्मोन कहते हैं। नर हार्मोन का नाम लिखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर हार्मोन है। काम क्या करता है नर हार्मोन? कार्य देखिए, यह है नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को क्या कहते हैं? गौण लैंगिक लक्षण भी कहते हैं। गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है। कोई सा भी लिख देंगे आप। यह नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? आवाज का भारी होना, ओ छोरा इधर चले आजा, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछे आना, ठीक है, शरीर पर बालों का होना, पेशियों का बलिष्ठ होना, ये सब क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, ठीक है। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं वो किस हार्मोन के नियंत्रण में होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नियंत्रित में होते हैं, नियंत्रण में होते हैं। अब कौन सा है? अंडाशय। अंडाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मादा हार्मोन। मादा हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन। क्या नाम है बच्चा? एस्ट्रोजन। इसमें क्या लिखेंगे? काम क्या करता है? कार्य, कार्य यह मादा में या लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करता है। द्वितीयक
लैंगिक, द्वितीयक ल है यहां पर, है ना, लैंगिक लक्षणों को, यह नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करता है। यह नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये प्रमुख हार्मोन है। इनमें से कोई ना कोई पर्सन आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भाई प्रश्न क्या आ गया है। बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। सिंपल सा, 1 नंबर मिल गया आपको। बल किसे कहते हैं? बल। तो क्या लिखेंगे? किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना, किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ये आप लोगों की सिंपल परिभाषा है। ये जैसे जैसे आप कुछ क्लास में पढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, ये परिभाषा और थोड़ी सी जटिल होती जाएगी। पर अब क्या लिखना है? किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। खींचो धक्का दो, खींचो धक्का दो, खींचो धक्का दो, क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है बच्चा? बल कहलाता है। अब देखो, संपर्क बल व असंपर्क बल। किसी वस्तु को अपन स्पर्श करके बल लगाएं वह तो संपर्क बल, और किसी वस्तु को अगर बिना स्पर्श करे ही अगर बल लगा दें वह असंपर्क बल कहलाएगा। मतलब उदाहरण क्या है? उदाहरण आपको बताना है। संपर्क बल तो कौन सा हो गया? नंबर 1 पेशीय बल। पेशीय बल किसका उदाहरण है बच्चा? संपर्क बलों का। एक तो पेशीय बल और दूसरा आ गया भाई घर्षण बल। पेशीय बल और घर्षण बल ये किसके उदाहरण है? संपर्क बलों के उदाहरण है। असंपर्क बल लिख दिया। इसके उदाहरण कैसे लिखेंगे? असंपर्क बल ऐसे मैंने बढ़ा दिया निशान, और यहां उदाहरण लिख देंगे। कौन से असंपर्क बल? नंबर 1 चुंबकीय बल। चुंबकीय बल जो होता है ना, उसको स्पर्श कराने की जरूरत नहीं है, दूर से ही खींच लेता है। फिर स्थिर विद्युत बल, दूसरा स्थिर विद्युत बल। ठीक है, चुंबकीय बल हो गया, स्थिर विद्युत बल हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा हो गया बच्चा? गुरुत्वाकर्षण बल। ये सब क्या है? असंपर्क बल कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को संपर्क करके बल लगाते हैं तो वह क्या कहलाएगा? संपर्क बल कहलाएंगे। तथा दाब किसे कहते हैं? अगला प्रश्न आ गया भाई, दाब किसे कहते हैं? तो आप आंसर लिखेंगे, आंसर दाब। यहां दाब लिख दिया। दाब लिखने के बाद अंडरलाइन कर दिया। क्या लिखेंगे? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को बोलते जाएं। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं बच्चा? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब, प्रेशर P बराबर। अब दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि P बराबर F बटे A। एकांक क्षेत्रफल है, उसके ऊपर लगने वाले बल को अपन क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। यह है फॉर्मूला, भी आप ध्यान में रखना कि दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है बच्चा, अब आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? ठीक है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? तो यहां पर क्या लिखेंगे कि वायु द्वारा, आंसर देखो वही परिभाषा है लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहां लिख दिया बच्चा वायुमंडलीय दाब। क्या लिख दिया? वायुमंडलीय दाब। ठीक है, क्या लिखेंगे परिभाषा वायुमंडलीय दाब की? कि वायु द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को
वायु द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को वायु दाब कहते हैं। वायु दाब कहते हैं। वायु द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को वायु द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को या दाब भी कह सकते हैं, वो वायु दाब कहते हैं। वायु द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को वायु दाब कहते हैं। कर्षण किसे कहते हैं? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, आंसर कर्षण। कर्षण भगवान मत मान लेना भाई, कर्षण भगवान मत मान लेना। कर्षण किसे कहेंगे? ये बढ़िया प्रश्न आता है कि तरल पदार्थ जो होते हैं उनके द्वारा लगने वाले घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। तरल पदार्थों द्वारा क्या लिखेंगे? तरल पदार्थों द्वारा, तरल पदार्थों द्वारा, ठीक है, तरल पदार्थों द्वारा लगने वाले घर्षण बल को, तरल पदार्थों द्वारा लगाए जाने वाले या लगने वाले घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। ये ध्यान रखना, कर्षण है, घर्षण नहीं है। क्या लिखेंगे आंसर? कि तरल पदार्थों द्वारा लगने वाले घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। तरल पदार्थों द्वारा लगने वाले घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। अब देखिए, घर्षण बल को परिभाषित कीजिए तथा निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये खास बात बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा भाई? कि घर्षण बल किसे कहते हैं और इनको समझाना है। कौन से को? स्थितिकी घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण, ठीक है, इनको समझाना है। तो देखिए, घर्षण बल किसे कहेंगे? पहली बात, किन्हीं दो पृष्ठों के बीच, इसको लिखेंगे। पहले तो घर्षण लिखेंगे, पहले घर्षण समझाता हूं। घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण बल, ध्यान से देखना भाई, इनको समझना जरूरी है। घर्षण बल जो होता है ना, किन्हीं दो पृष्ठों के बीच लगता है। किन्हीं दो पृष्ठों के बीच लगता है। दो पृष्ठ जो होते हैं ना, उनमें कुछ अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों में क्या होती है? उन अनियमितताएं होती हैं। उस अनियमितताओं में क्या हो जाता है? अंतः बंधन हो जाता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, ठीक है। तो किन्हीं दो पृष्ठों के बीच की अनियमितताओं के कारण गति की विपरीत दिशा में एक बल लगता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ये लिखेंगे, किन्हीं दो पृष्ठों की अनियमितताओं के बीच, किन्हीं दो पृष्ठों के अनियमितताओं के बीच, किन्हीं दो पृष्ठों के अनियमितताओं के बीच अंतः बंधन या इंटरलॉकिंग के कारण, किन्हीं दो पृष्ठों के अनियमितताओं के बीच, या के की जगह क्या लिख लेंगे? दो पृष्ठों की अनियमितताओं के बीच अंतर्बंधन या इंटरलॉकिंग के कारण गति के विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसे घर्षण बल कहते हैं। जो बल लगता है उसे घर्षण बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा? घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है घर्षण बल की। अगर ये आपको थोड़ी टिपिकल लग रही है ना, थोड़ा उसको इजी कर रही है। देखो, पहले से सुन लो इसको। किन्हीं दो पृष्ठों की अनियमितताओं के बीच, किन्हीं दो पृष्ठों की अनियमितताओं के बीच अंतर्बंधन या इंटरलॉकिंग के कारण गति के विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। अब कहेंगे सर समझ में नहीं आया, याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो बच्चा इसको अपन सोल्व कर देते हैं। थोड़ी सिंपल बातें आपको बता देते हैं, तो आप वो बातें भी लिख देंगे तो आंसर सही हो जाएगा। क्या भाई? घर्षण बल लिख दिया, घर्षण बल लिख दिया मैंने। अब घर्षण बल लिख दिया तो इसमें क्या लिखेंगे आप? पहली लाइन लिख देंगे। परिभाषा नहीं आ रही है तो आप ऐसे लिख देंगे
यह दो पृष्ठों के बीच लगता है, यह दो पृष्ठों के बीच लगता है। समझ गए? ये तो लिख ही देंगे, दो पृष्ठों के बीच लगता है, ये लाइन लिख दिया। दूसरी बात क्या लिखेंगे? यह दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण लगता है, दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण लगता है। तीसरी बात क्या लिख देंगे? यह गति के विपरीत दिशा में लगता है, यह गति के विपरीत दिशा में लगता है। जिधर हम गति करेंगे उसके विपरीत दिशा में, पैर आगे गति करेंगे, घर्षण बल पीछे क्यों लगेगा? विपरीत दिशा में लगता है। ऐसे भी लिख देंगे ना तीनों में दो बात भी, तो बच्चा आपका आंसर सही हो जाएगा। यह दो पृष्ठों के बीच लगता है, दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण लगता है, यह गति के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं ऐसे बल को जो दो पृष्ठों के बीच लगता है। दो पृष्ठों की अनियमितताओं, दरारें जो होती हैं उनमें बंधन होने के कारण, अनियमितताओं की जगह दरारों के कारण भी लिख दोगे आप तो भी चल जाएगा भाई काम। दरारों के कारण, दो पृष्ठों के बीच में बारीक बारीक दरारें होती हैं जो अपने को दिखाई नहीं देती हैं, उनके कारण भी घर्षण बल लगता है। हथेलियों में दरारें ये दिख रही है ना, ये इनके कारण भी घर्षण बल लगता है। ठीक है, तो दो पृष्ठों की दरारों के कारण ये बल लगता है। और कहां लगता है भाई? गति के विपरीत दिशा में लगता है, गति के विपरीत दिशा में लगता है। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा घर्षण अपन बात करेंगे इसमें? अगला जो घर्षण था वह है स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। देखो पहले देखिए स्थैतिक घर्षण, क्या देखेंगे? स्थैतिक घर्षण देखेंगे। देखो स्थैतिक घर्षण, तीनों घर्षणों को समझाएंगे। स्थैतिक घर्षण किसे कहेंगे? पहली बात स्थैतिक घर्षण क्या होता है? स्थैतिक घर्षण, देख मान लीजिए कोई वस्तु यहां पर है, ठीक है, कोई वस्तु किसी स्थिति में है, एक जगह पड़ी है, विराम अवस्था में है। ठीक है, विराम अवस्था में है, विराम अवस्था, ये ध्यान में रखेंगे, विराम अवस्था में है यह वस्तु। विराम अवस्था से इसको क्या करेंगे अपन? गतिशील करेंगे। विराम अवस्था से गतिशील करने के लिए, विराम अवस्था से क्या करेंगे भाई? गतिशील करने के लिए। ठीक है, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील करने के लिए घर्षण बल के लिए घर्षण बल को पार करने के लिए जो बल लगाया जाता है, घर्षण बल से ज्यादा जो बल लगाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, इसमें लिख दो विराम, किसी वस्तु को ये से लिखेंगे, किसी वस्तु को विराम अवस्था से, ठीक है, विराम अवस्था से किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में दो अवस्थाएं होगी, एक तो एक जगह पड़ी है वो, वह तो कहलाएगी विराम अवस्था, रुकी हुई वस्तु। फिर इसको अपन गतिशील करेंगे, वह गतिशील अवस्था हो जाएगी। किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाने के लिए जो बल लगाया जाता है, वह घर्षण, स्थैतिक घर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण कहलाता है। यह ध्यान में रखेंगे बात को कि घर्षण कहलाता है। कि किसे कहेंगे स्थैतिक घर्षण? स्थिति किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाने के लिए जो बल लगाया जाता है उसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं। यह है क्या है? स्टार्टिंग में विराम अवस्था में है, जैसे मान लो कोई गोल पत्थर पड़ा है, ठीक है, गोल पत्थर पड़ा है, स्टार्टिंग में यही है। अब इसको गति में लाना है, इधर घुमाना है इसको, है ना, ले जाना है गति में इसको। तो गति में लाने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब ये लुढ़कने लग जाएगा तो इस गति को बनाए रखने के लिए अपने को थोड़ा थोड़ा ही जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये तो क्या हो गया, विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाने के लिए जो बल लगाया जाता है उसको तो कहते हैं बच्चा स्थैतिक घर्षण। और किसी गतिशील वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए उसी वेग से, किसी गतिशील वस्तु को उसी वेग से गतिशील बनाने के लिए जो बल लगाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं बच्चा, स्थैतिक घर्षण के बाद कौन सा घर्षण आ जाएगा, सर्पी घर्षण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण कहते हैं। समझ गए। दूसरा घर्षण किसे कहेंगे, देखिए किसी गतिशील वस्तु को, दूसरा क्या लिखेंगे, सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण किसे कहेंगे, तो क्या बताइए आप, किसी गतिशील वस्तु को, सिंपल सी परिभाषा है बच्चा, किसी गतिशील वस्तु को, किसी गतिशील वस्तु को, किसी गतिशील वस्तु को उसी वेग से, जिस वेग से वह गति कर रही है, ठीक है, उसी वेग से किसी गतिशील वस्तु को, उसी रुके नहीं ताकि वह उसी वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए, किसी गतिशील वस्तु को उसी वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो बल लगाया जाता है, बनाए रखने के लिए जो बल लगाया जाता है, जो बल लगाया जाता है, जो बल लगाया जाता है, ठीक है, किसी गतिशील वस्तु को उसी वेग से गतिशील बनाने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा, सर्पी घर्षण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा, सर्पी घर्षण कहते हैं। बात समझ में आ गई। गतिशील वस्तु है, एक टायर है, ये लुढ़क रहा है, ठीक है, अगर इसके ऊपर अपन बल नहीं लगाएंगे तो थोड़ी दूर चल करके यहां रुक जाएगा, लेकिन इसको उसी वेग से गतिशील बनाने के लिए क्या लगाएंगे, एक फोर्स लगाएंगे इसके पीछे, F बल। तो किसी गतिशील वस्तु को उसी वेग से गतिशील बनाने के लिए जो F लगाया जाता है, जो बल लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं बच्चा, सर्पी घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण कहते हैं। अब है लोटनी घर्षण। क्या कहलाते हैं भाई, लोटनिक घर्षण। तीसरा घर्षण है लोटनिक घर्षण। क्या है बच्चा, लोटनिक घर्षण किसे कहेंगे, लोटनिक घर्षण किसे कहेंगे भाई, लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण जब एक वस्तु, ठीक है, किसी पृष्ठ पर लुढ़कती है, ठीक है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटनिक घर्षण किसे कहेंगे, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो इसे हम क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटनिक का मतलब लुढ़कना। क्या लिख देंगे, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो इसे क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटनिक घर्षण कहते हैं, ठीक है, लगाते हैं ना, लोटनिक घर्षण कहते हैं। ये सिंपल से 3 प्रकार के घर्षण, नंबर 1 स्थैतिक घर्षण, नंबर 2 सर्पी घर्षण और नंबर 3 लोटनिक घर्षण। खास बात क्या ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक मान किसका होता है, सर्पी घर्षण का। उसका स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। स्थैतिक घर्षण का मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। फिर उससे कम किसका होता है, सर्पी घर्षण का मान किसका होता है भाई, सर्पी घर्षण, फिर उससे कम होता है। और सबसे कम बल किसमें लगेगा, लोटनिक घर्षण में। कौन से घर्षण में, लोटनिक घर्षण में सबसे कम बल लगता है या इसका मान सबसे कम होता है। इसलिए क्या है, जैसे अपन साइकिल बनाते हैं, साइकिल का टायर जो होता है, इसमें ये जो नाभि या धुरी होती है, इनके बीच में जो यहाँ अपन क्या लगाते हैं, छोटी छोटी गोलियां लगाते हैं, बियरिंग, ठीक है, बॉल बियरिंग, जिसको क्या कहते हैं, बॉल बियरिंग कहते हैं। तो बॉल बियरिंग जो होते हैं, कई बार प्रश्न आता है, बॉल बियरिंग जो होते हैं वो कौन से घर्षण
को बढ़ाते हैं, लोटनी के घर्षण को बढ़ाते हैं। कौन से घर्षण के उत्पन्न करते हैं? लोटनी के घर्षण उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण सर्पी घर्षण वगैरह जो होता है, क्योंकि लोटनी घर्षण के लिए सबसे कम बल की आवश्यकता होती है और साइकिल या टायर जो होता है वो आसानी से घूमता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, याद हो गए होंगे। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।